नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। बिहार में जारी एसआईआर को लेकर घमासान चल रहा है। सियासी घमासान अलग हो रहा है, कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। कल भी सुनवाई हुई, आज भी करीब दिन भर सुनवाई चलती रही। याचिकाकर्ता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये साबित करें कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, असंवैधानिक है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ये साबित कर देंगे कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो हम इसे रद्द कर देंगे। तो वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनके सवालों का, उनके शंकाओं का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हैं। वरुण जी, कल की सुनवाई के बाद जब आज सुनवाई हुई तो लगा कि कुछ सवालों के जवाब, कुछ जो डाउट्स क्रिएट किए गए थे याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उनका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आएगा। अभी तक ऐसा कुछ जवाब आया नहीं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से अभी दलीलें रखी जा रही हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आज क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि मैं इस मामले में हिंदू महासभा के जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं अग्रवाल साहब, सतीश कुमार अग्रवाल, उनके तरफ से मैं इंटरवेनर के रूप में हूं। मैं आपको बताऊं कि कल और आज जो सुनवाई चली और मुख्य रूप से आज जो सुनवाई हुई, उसमें सुबह में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बताने की कोशिश की कि जो प्रक्रिया, जो फॉर्म 6 में जो 11 फॉर्म्स की जो बात है, उसमें आधार कार्ड को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पहले 7 फॉर्म्स थे, अब ये 4 जो एडिशनल फॉर्म्स जोड़े गए हैं फॉर्म 6 में, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन के द्वारा डाला गया है ताकि वो वोटर्स लिस्ट से वोटरों को डिलीट कर सके। ये उनका एलिगेशन सुबह में था। बाद में उनका एलिगेशन था कि जो लाल बाबू हुसैन का जो जजमेंट है, उसमें 1995 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइंस दिए थे, उस गाइडलाइंस का पालना नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जब वो वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम डिलीट कर रहे हैं। वो क्या, उसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बता दें कि उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ऐसा जो गाइडलाइंस जब आई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, वो 3 जजेज जजमेंट था लाल बाबू हुसैन के केस में, कि जब जो चुनाव आयोग को पावर है मतदाता का नाम जोड़ने का और मतदाता का नाम सूची से हटाने का, उनका सिर्फ यही कहना था कि अगर आप मतदाता का नाम सूची से हटाते हैं तो आपको नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस करना होगा, यानी कि उनको सुनवाई का मौका देना होगा और उनकी बातों को सुनने के बाद ही जो उचित आदेश डिलीशन के संदर्भ में चुनाव आयोग पारित करेगा। और उसने यह भी कहा था कि इसके लिए उनके पास उचित समय होना चाहिए ताकि वो जवाब दे सके, अपनी बात रख सके। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। इनका यहाँ एलिगेशन है कि चूंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है और इन्होंने जून महीने में प्रक्रिया शुरू की है, तो जो पर्याप्त समय का अभाव है उसमें जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा, इस तरह का आरोप याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि जब पहली सुनवाई हुई थी जुलाई के महीने में, तब इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा था कि हम ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है उसका पब्लिकेशन हम 28 जुलाई तक करेंगे और उसके बाद मतदाताओं का जिनका कि नाम उस लिस्ट में नहीं है, उनके पास पर्याप्त समय है रिप्रेजेंटेशन देने का, और उस पर हम रिप्रेजेंटेशन पर गौर करके उचित आदेश पारित करेंगे, हम डिलीट करेंगे या नहीं डिलीट करेंगे इस विषय में। और तो उस वक्त और फिर उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन जो चुनाव का है वो सितंबर या अक्टूबर महीने में जारी होगा, इस तरह का चुनाव आयोग का कहना था। लेकिन याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उसी कड़ी में उनकी दलील आज भी चल रही है, सवेरे कल भी दलील थी और आज भी, कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो प्रक्रिया न तो एक्ट के हिसाब से है न रूल्स के हिसाब से है। जबकि इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो श्री राकेश द्विवेदी साहब हैं, वो समय समय पर उठ करके माननीय अदालत को बताते भी हैं। लेकिन कल भी तीखा प्रश्न माननीय अदालत के तरफ से याचिकाकर्ता के वकीलों से पूछा गया, आज भी तीखा प्रश्न पूछा गया है कि साहब जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उससे एक्सक्लूजन होता है, ऐसा कहाँ से कोई प्रमाण आप दीजिए। और नहीं तो ये इंक्लूजन है, चूंकि ऑप्शन जो है बढ़ा दिया गया है मतदाताओं के लिए कि आपके पास कागज देने का, अपना आइडेंटिटी के प्रमाण देने का, वोटर का प्रमाण देने का पर्याप्त एवेन्यू आपके लिए खोला गया है और कागजों की संख्या बढ़ा करके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लाल बाबू हुसैन का जजमेंट है उसका पालना नहीं हो रहा है,
तो जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं अपॉर्चुनिटी दिया हूं, सुन रहा हूं, और जो लोग जिनका नाम कटा है वो कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं है, और इस मुतल्लिक कल प्रश्न कपिल सिब्बल साहब से अदालत ने भी किया था कि जो रियल में एग्रीव्ड पार्टी है वो तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका कोई पिटीशन नहीं है, तो इनका कहना है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो छवि है उसको धूमिल करने की एक प्रक्रिया पिटिशनर्स के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि कल कोर्ट में 2 लोगों को तो पेश किया गया, 2 पीछे भी खड़े थे, और भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का नाम वहाँ पर नाम काट दिया गया है मृत बताकर जो जीवित हैं। देखिए, कल जब योगेंद्र यादव अपना जो पक्ष रखने के बाद 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष को उन्होंने जो प्रोड्यूस किया, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने बताया अपने वकील श्री राकेश द्विवेदी को कि योगेंद्र यादव जी से इनके बारे में पर्टिकुलर्स मांगा गया और उन्होंने देने से मना कर दिया। तो इसका मतलब कि इनका मंशा इनके ग्रीवांस को रिड्रेस करना नहीं है, इनका मंशा इस विषय को किस तरह से स्कैंडलस बनाया जाए, इस विषय को कैसे विवादित बनाया जाए, उस मंशा से ये काम कर रहे हैं। ये बात थोड़ा समझिए कि डिटेल मांगा गया, डिटेल नहीं दिया गया। वो क्यों नहीं दिया गया? इसलिए मुझे भी जो जानकारी मिली है वो ये कि जो सबूत मिले हैं याचिकाकर्ताओं को, योगेंद्र यादव को, वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम आया और इधर बात हो रही हो और उधर चुनाव आयोग उसे दुरुस्त कर दे, क्योंकि खामी दिखानी है, खामी गिनानी है। जब तक खामी दिखाएंगे नहीं, खामी गिनाएंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, एसआईआर पर रोक लगेगी नहीं। प्रशांत भूषण ने एक बात कही कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो फॉर्म फिलअप हुआ है बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत, उसमें से मुश्किल से 25% से अधिक लोगों के पास 25% से ज़्यादा अधिक लोगों के पास उनमें से कोई दस्तावेज, मतलब मुश्किल से 25% लोग ही होंगे जिनके पास 11 में से कोई दस्तावेज होगा। उस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि जो भी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगा गया है फॉर्म 6 या फॉर्म 8 के माध्यम से, वो तमाम दस्तावेज गांव के लोगों के पास उपलब्ध है। इसका कारण है रेजिडेंट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो गांव में पंचायत निर्गत करती है, शायद इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं है, वो पंचायत निर्गत करती है और पंचायत जो है लोगों के डोर स्टेप पे अवेलेबल है। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यही ब्यूटीफुल प्रोविज़न है। तो ये उनका कहना कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको यह भी याद होगा कि माननीय अदालत ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार के अंदर। तो ये इतनी बड़ी आबादी में 1%, ऐसा बोला गया था कि 1%। नहीं, वो जो जिस तरह से पेंट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे थे। आगे बढ़ने के पहले इस एसआईआर की प्रक्रिया में एक बात चीजें हैं जो मेरे जैसे बिहारी को चुभ जाती है कि बिहार को सुप्रीम कोर्ट की जब आप इस बहस को सुनेंगे तो आप अगर बिहार से हैं तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ पैदा हो गया, कि बिहारियों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, बिहारियों के पास पासपोर्ट नहीं है, बिहारियों के पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत बिहारियों के पास ज़मीन नहीं है, बहुत बिहारियों के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब बिहारी बस ख़त्म। तो जब ये गिना रहे थे, अपने पक्ष में केस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो उन्होंने यही बात साबित करने की कोशिश की कि माय लॉर्ड बिहार में बहुत ख़राब स्थिति है, बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा मत कहिए, देश में जो यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो बिहार का होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इस तरह से वो बिल्कुल पुअर कलर में पूरे बिहार को और बिहार के लोगों को पेंट कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, तब ये इसी कंटेक्स्ट में ये आंसर आया माननीय बेंच के तरफ से कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में आईपीएस, आईआरएस, आईपीएस और आईएएस में किस तरह से डोमिनेंट है बिहार के लोग। तो इस तरह से उसी कड़ी में उन्होंने 36,000 लोगों के पासपोर्ट की भी बात कही कि बिहार में 36,000 लोगों के पास पासपोर्ट है। इसका मतलब कि बिहार का काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कहें कि इंटेलेक्चुअली उनका विकास हुआ है, ये कहने की माननीय न्यायालय की मंशा थी। लेकिन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी अपने प्ली को स्ट्रेंथन करने के लिए बिहार ऑन दी होल को बिल्कुल पुअर लाइट में पेंट कर रहे थे, जो एज ए वकील और एज ए कांग्रेस लीडर उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का राज था और उन्होंने बिहार के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये तो सच है, मैं भी बिहारी हूँ, कुछ भी कहो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, हालत तो ठीक नहीं है बिहार की।
देखिए ऐसा है, हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन मांग रही हो वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। और इस विषय पर हम लोग भी अपने डाटा और एनालिसिस के साथ कल अपना सबमिशन रखेंगे और फिर हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। तो आपने सुनवाई सुन लिया, और जो महत्वपूर्ण बात ये कि कल जब यादव जी ने, योगेंद्र यादव जी ने जो 2 मतदाताओं को रखा ये बता करके इनका नाम काट दिया गया है मृत बताकर, तो लगा कि इसका इम्पैक्ट होगा, जजेज पे हुआ होगा, फैसले में हो सकता है उसका दिखे। लेकिन आज जब प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट था ये पहले सर्चेबल था, उसमें अपना नाम ढूंढा जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद से उसे डिसेबल कर दिया गया। पता है जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? हमें ऐसे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है जिसे धमाका बताया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में कम से कम सियासी तौर पे भूचाल आ गया। जस्टिस सूर्यकांत को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। क्यों कहा पता नहीं, लेकिन उसकी वजह है जजेज जब फैसला लिखते हैं और जजेज जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे फैसले पर, हम लोगों के फैसले पर या अदालतों के फैसलों पर मीडिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, उसका असर नहीं होता। हम कानून को देखकर फैसला लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है जस्टिस सूर्यकांत ने इसीलिए बात कही होगी। हो सकता है नहीं भी देखे होंगे, इसलिए कि बहुत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग टीवी नहीं देखते हैं। और एक बात और भी है कि न्याय में एक सिद्धांत है, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और अगर कोई जज ये कहे कि हाँ मैंने वो भी देखा, मैंने ये भी सुना, मैंने वो भी पढ़ा, तो आपके मन में सवाल होगा, तो इतना देखा, इतना सुना, तो क्या वो सुनने के, देखने के चलते आपके फैसले पर भी असर पड़ा था क्या? आपके मन में सवाल आ सकता है। तो हो सकता है कि सवाल ना पैदा हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई हो। उम्मीद है ये हमारी बातचीत, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बना रहे संजय, धन्यवाद।